होता है, थोड़ा सा भावनात्मक सवाल है कि जब आप तैयारी जब पूरी तरह से मन बना लिए थे कि आईएएस से समझ भी गए थे कि क्या होता है, कितनी पावर आती है, उस समय जब फावड़ा चलाना पड़ता होगा, गिट्टी ढोनी पड़ती होगी, फिर वही बालू गारा माटी सीमेंट के बीच रहना पड़ता होगा, तो मन में कहीं ना कहीं ये होता होगा कि यार आज भले ऐसा दिन है, कल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और वो क्या आपको ताकत देता था, वो कम से कम वो कल्पना ही रहती होगी। फिजिकली तो आप वहाँ पे पूरी तरह से एक मजदूर के तौर पे होंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक साइकिल चल रहा होगा कि यार चलो आज ये भगवान दिन ऐसा दिखा रहे हैं, कल मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। निश्चित उनकी जिम्मेदारी थी, स्वयं की जिम्मेदारी। क्या माना जाए कि मतलब उस समय जिस समय आपने फैसला किया पहली बार सीमेंट गारा ईंट उठाने की, क्या उम्र रही होगी और क्या वास्तव में क्या 2 समय के खाने के लिए भी मोहताज था आपका परिवार? जो है कि मैं उस समय, मुझे याद है मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था। मेरी उम्र 11 या 12 साल के बीच में ही रही होगी। मुझे याद है कक्षा 6 में 11-12 साल की उम्र तक मैं पहुंच चुका था। और मुझे याद है पहली बार जब मैं गांव में ही एक घर बन रहा था, ईटा गारा का काम चल रहा था, वहाँ से ऑफर आया, मजदूर उनको मिल नहीं रहे थे, तो मेरे घर माँ से बात किया तो माँ तो भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि काम भी मिल रहा था, तो उन्होंने हामी भर दी। मैं जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि उम्र इतनी कम थी, मैं कभी किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जब पहली बार मसाला बना के खुद से जो है कि वो उठाना, जो टोकरी मसाला भरते हैं, मुझसे उठ ही नहीं पा रहा था। 11-12 साल का मैं था, उठ ही नहीं पा रहा था। लेकिन किसी 30 रुपया मुझे मिला था, हालांकि वो 30 रुपया मुझे नहीं देना चाहते थे क्योंकि मैं बच्चा था, तो सोचे कि कुछ कम दे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे 30 रुपये दिया। पहले दिन मैंने मजदूरी की थी जो 11-12 साल की उम्र थी। ये सक्सेस स्टोरी उनके लिए है जो वास्तव में हारे हुए हैं। ये हकीकत उन आंखों में तैरने वाले सपनों के लिए है जिनके चेहरों पर मायूसी सी छा जाती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो कोई पीछे से कह रहा हो तुमसे ना हो पाएगा। ये कहानी उस लड़के की है जो एक यूपी के छोटे से गांव जौनपुर के फरीदपुर में एक सपना देखता है और उस सपने को सच करता है। यकीन मानिए दिल को झकझोर देगी सक्सेस स्टोरी। मगर उन्हीं हालातों के बीच बालू सीमेंट सरिया उठाने वाले एक बच्चे के जहन में एक ख्वाब पलता है, एक सपना आंखों में बड़ी शिद्दत से समाया होता है। सपना भी ऐसा जिसकी इजाज़त उसके हालात नहीं देते, मगर फिर भी वो कमर कस के आगे बढ़ता रहता है। वक्त के जालिम थपेड़े तो उसे ताउम्र मजदूरी करवाना चाहते थे, मगर जिंदगी इस बच्चे को कुछ और ही देना चाह रही थी। मजबूरी में मजदूरी करने वाले मासूम की गरीबी ने उसके हौसले को चट्टान बना दिया और उसे मुकद्दर का सिकंदर बना दिया। उसने सफलता से एक ऐसी नज़ीर सामने लोगों को पेश की और उनके लिए खास तौर पर जो हारे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद का। बहुत बहुत स्वागत है सर इस सक्सेस स्टोरी में और समय निकालने के लिए। सर सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिन हालातों में मैंने सुना है कि आपने पढ़ाई लिखाई की और उस पढ़ाई लिखाई के दौरान मजदूरी तक आपको करनी पड़ी। मजदूरी तक क्या, मजदूर एक दिहाड़ी लेबर का ही आप काम करते थे जैसा मैंने सुना है। क्या ऐसी वजह रही होगी कि आपको मतलब मजदूरी करना पड़ा, सीमेंट उठाना पड़ा हाथों में, वो भी एक छोटी सी उम्र में, और कब से आपने ये स्टार्ट किया था? सबसे पहले तो सुने जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जौनपुर के फरीदपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम श्यामदेव बिंद है और मैं राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी हूं और इस समय पुलिस अधीक्षक यातायात गोरखपुर के पद पर कार्यरत हूं। मैं बताता हूं, जब मेरी उम्र लगभग 5 साल या 5.5 साल रही होगी, ये बात है 1986 की, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ। और
उस समय मेरे परिवार में माता जी मेरी थी, जिनकी उम्र लगभग उस समय 30 वर्ष ही रही होगी, क्योंकि पहले शादियां बहुत पहले होती थी जी। मेरे बड़े भाई थे, उनकी उम्र 11 वर्ष थी। एक और भाई थे जिनकी उम्र 8 साल थी, और मेरी उम्र लगभग 5.5 वर्ष थी। मेरी एक बहन थी जिसकी उम्र 4 साल थी, और एक और छोटी बहन थी जो 1 से 2 साल के बीच में जिसकी उम्र थी, और एक मेरी दादी माँ थी जो काफ़ी बुजुर्ग थी। तो ये उस परिस्थिति में जब पिताजी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, उस समय ये ट्यूबरकुलोसिस बहुत भयंकर बीमारी थी, आज भी है, लेकिन उस समय इलाज की सुविधाएं इतनी नहीं थी। तो उसी दौरान उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ और वो एक्सपायर हो गए। अपने पास थोड़ी सी ज़मीन थी, कृषि योग्य थोड़ी सी भूमि थी, और उसमें भी काफ़ी भूमि में जो है कि वो बंजर टाइप की थी, उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं था। तो फिर माँ ने दूसरे समझ लिया कि किसी और का सहारा तो है नहीं, तो उन्होंने खुद ही फावड़ा उठाया। बरसात के दिनों में मुझे याद है, मैं तो कम उम्र का था, वो खुद ही फावड़ा लेकर खेतों में खोदती थी। खोद खोद के उस ज़मीन को बरसात के दिनों में गोबर डाल के उस ज़मीन को उपजाऊ बनाया। हम लोगों ने खुद अपने मतलब आँखों से देखा कि वो एक महिला जो नौजवानी की उम्र में विधवा हो गई, और जिनके ऊपर 5 बच्चे और एक दादी जो हमारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, स्वयं की जिम्मेदारी। क्या माना जाए कि मतलब उस समय जिस समय आपने फैसला किया पहली बार सीमेंट, गारा, ईंट उठाने की, क्या उम्र रही होगी, और क्या वास्तव में क्या 2 समय के खाने के लिए भी मोहताज था आपका परिवार? जी, मैं वही आगे बता रहा था आपको कि ये इस परिस्थितियों में माँ ने जो है कि अपने खेती खुद स्वयं से करने का फैसला किया, और करने भी लगे। लेकिन फिर भी खेत इतना नहीं था कि इतने बड़े परिवार का जो है कि 6-7 लोगों का जो है कि भरण पोषण हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई कर सके। क्योंकि माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनको ये भरोसा था कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जो परिस्थितियाँ बदल सकती है, जीवन बदल सकती है। तो वो हम लोगों को पढ़ाने का फैसला भी किया था कि ये लोग पढ़ें। इसीलिए उनको फिर दूसरों के खेतों में भी वो मजदूरी करना माँ ने शुरू किया। हमें याद है दूसरों के खेतों में काटना, बोझ ढोना, गेहूँ की कटाई करना, ये सब काम माँ करती थी। फिर उसी दौरान जो हमारे बड़े भाई थे, 11 साल के थे, वो 11-12 साल की उम्र से वो भी काम करना छोटा मोटा शुरू कर दिए, और अपनी पढ़ाई भी वो करते थे, वो भी करते थे। बाद में वो जो है कि हाई स्कूल तक उनकी पढ़ाई हो पाई थी, उनकी पढ़ाई फिर छूट गई। और बीच वाले भाई भी थे, वो भी 11-12 साल की उम्र से काम करना शुरू किए, उनकी पढ़ाई तो कक्षा 5 तक ही हो पाई, उनकी भी छूट गई। क्योंकि नीचे हम लोग छोटे थे, हम लोगों का भी ध्यान रखना था। बड़े भाई उसी समय चले गए पंजाब, किसी वेल्डिंग की दुकान में काम करते थे, 400-500 रुपये महीने उसमें मिलता था। ये 90-92 की बात है। पिताजी को गुजरे हुए 5-6 साल हो चुके थे। तो वो काम करना शुरू किए, लेकिन 400-500 रुपये से तब भी 90 के दशक में भी 400-500 रुपये कोई बहुत नहीं होता था कि उससे घर भी भेजें, अपना भी खर्च चलाएं, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई चले। तो घर की परिस्थितियां विकट थी। इसी दौरान हमारे जो बीच वाले भाई हैं जिनकी बात मैं कर रहा था, उनको भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और वो भी कुछ काम करने की स्थिति में नहीं रहे, उनकी पढ़ाई भी छूट चुकी थी। तो मुझे याद है कि अंततः घर का छोटा बेटा, यानी कि आप। जी जी, अंततः जो है कि मैं उस समय, मुझे याद है, मैं कक्षा 6 में पढ़ रहा था। मेरी उम्र 11 या 12 साल के बीच में ही रही होगी। मुझे याद है कक्षा 6 में 11-12 साल की उम्र तक मैं पहुंच चुका था। और मुझे याद है पहली बार जब मैं गांव में ही, एक घर बन रहा था, ईटा गारा का काम चल रहा था, वहाँ से ऑफर आया, मजदूर उनको मिल नहीं रहे थे। तो मेरे घर माँ से बात किया, तो माँ तो भेजना नहीं चाहती थी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थी कि काम भी मिल रहा था, तो उन्होंने हामी भर दी। मैं जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि उम्र इतनी कम थी, मैं कभी किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं गया। लेकिन वहाँ पर क्योंकि जब पहली बार मसाला बना के खुद से जो है कि वो उठाना, जो टोकरी मसाला भरते हैं, मुझसे उठ ही नहीं पा रहा था। 11-12 साल का मैं था, उठ ही नहीं पा रहा था, लेकिन किसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैंने एक दिन का काम निपटाया। और फिर अगले दिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इतनी 11-12 साल के बच्चे की उम्र ही क्या होती है। शायद आपने मतलब सोच रहे थे ऊपर वाले से कि कुछ ऐसा हो जाए कि अगले दिन जाना ना पड़े, क्योंकि इतना दर्द हो रहा था शरीर में। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था किसी तरह से ना जाना पड़ता।
लेकिन हाँ, वो भगवान ने सुना दी। अगले दिन जो है कि कुछ वो जहाँ घर बन रहा था विवाद की स्थिति हुई, वहाँ पुलिस केस हो गया, काम बंद हो गया। फिर मैं वो पहली बार 1.5 दिन काम किया था, 1.5 दिन, एक दिन पूरा किया था, अगले दिन दोपहर तक किया था। अभी भी याद है कितनी मजदूरी मिली है? उस समय मुझे याद है पूरा, मुझे एकदम घटनाक्रम याद है, क्योंकि याददाश्त कहें या परिस्थितियाँ जो भी, मुझे चीज़ें बहुत याद हैं बचपन की। उस समय मुझे 30 रुपये 1.5 दिन की मजदूरी मिली थी। उसमें 20 रुपये एक दिन की मजदूरी हुआ करती थी। 30 रुपया मुझे मिला था। हालांकि वो 30 रुपया मुझे नहीं देना चाहते थे, क्योंकि मैं बच्चा था, तो सोचे कि कुछ कम दें, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे 30 रुपये दिया। पहले दिनों मैंने मजदूरी की थी, जो 11-12 साल की उम्र थी। फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर 2-4 महीने 6 महीने बाद फिर मैंने काम करना शुरू किया। बीच बीच में ऐसे ही मैं काम करता रहा और पढ़ाई भी जारी रखी, बीच में करता रहा। कभी छुट्टी रही तो किया, कभी शाम को कर दिया, कहीं कोई काम मिल गया। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहा मजदूरी का और दूसरों के घरों पर या खेतों में काम करने का सिलसिला। जब मैं BSc पार्ट 1 में था तब तक ये चला है, इंटर के बाद तक, यानी मतलब पार्ट 1। ये दर्शकों को मैं मतलब कहना चाहूँगा कि लगभग 11-12 साल की उम्र से, यानी कि कक्षा 6 की उम्र से बाकायदे दिहाड़ी मजदूरी करना और तब तक करना ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक, और इतना एक लंबा सफर मजदूरी का। क्या मजदूरी करते समय या मतलब लेबर का काम करते समय गिट्टी, मिट्टी, ईटा, बालू, सरिया तक उठाया हो गया, आपने वो सब कुछ किया होगा? क्या उस समय कभी मतलब लग रहा था कि यार मैं भी कुछ कर पाऊंगा? शरीर तो जवाब दे रहा होगा, क्योंकि आपके आसपास के भी जो लोग होंगे वो लेबर, मिस्त्री, इसी टाइप के लोग होंगे। तो उस समय मतलब क्या कहता है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ। अच्छा, पढ़ने जब जाते होंगे तो वहाँ का माहौल कुछ बिल्कुल अलग, उसमें अच्छे खासे घर के लोग भी होंगे, चाहे जो भी रहा हो, कम से कम आपकी स्थितियों से तो बेटर ही होगा। तो ऐसा लगता था कि एक ख्वाब में देखूं, एक सपना देखूं। उस सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, मेरी माता जी जो थी वो हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी। माँ हमेशा ही कहती थी कि पढ़ लिख कर ही कुछ कर सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर स्वयं की परिस्थितियाँ किसी को प्रेरित नहीं करती हैं तो उसे फिर कोई प्रेरित नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरी परिस्थितियाँ और मेरा परिवार ही रहा है। जब माँ को काम करते देखता था तो वही प्रेरणा आती थी कि इस दयनीय स्थिति से ये पढ़ाई ही है ऐसी चीज की जो मुक्ति दिला सकती है। और घर में अब पढ़ने वाला मैं ही बचा था। भाई पढ़ाई, एक बड़े भाई पढ़ाई हाई स्कूल के बाद छूट चुकी थी, बीच वाले भाई बीमार हो गए थे, उनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, तो वो भी जो है कि बीच में पढ़ाई छूट गई। बहनें तो छोटी ही थी, उनसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, जैसा माहौल घर परिवार और गांव का होता है लड़कियों के मामले में, तो वो उम्मीद मेरे पर ही टिकी थी। तो मैं जो है कि ये जानता था कि मुझे ही कुछ करना है। तो मैं ये ठान लिया था कि मुझे कुछ बनना है। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। तो अपना आत्मविश्वास मेरे ऊपर बना रहा लगातार, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आई हो, आत्मविश्वास बना रहा। मैं जानता था कि अगर आत्मविश्वास मेरा डगमगा गया, मैं टूट गया, तो फिर मैं कभी जीत नहीं पाऊंगा, और ये मुझे फिर इसी परिस्थिति से मेरा परिवार हमेशा गुजरेगा। तो ये प्रेरणा का स्रोत मेरा रहा है, अपनी परिस्थितियां स्वयं रही हैं। अच्छा, जब बात की जाती है सपने देखने की, तो आपने केवल IAS PCSC क्यों चुना? क्योंकि चुनने का मतलब ये नहीं कि हमने तय किया, उस तय करने के पीछे अगर आपके बैकग्राउंड को देखा जाए तो यकीन मानिए दोस्तों, ये इजाज़त नहीं देते हैं इनके बैकग्राउंड की। अभी हम आगे उस पर ही बात करेंगे। तो कब ये मन में आया आपके कि सिविल सेवा की भी एक कोई परीक्षा होती है जिसको पास करने के बाद आदमी जो तख्ते से तख्त पर आ जाता है और बिल्कुल मतलब फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है, इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है कि कोई यकीन करने को तैयार नहीं। तो उसकी कहाँ से, सपने की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं देखिए कक्षा 9 में जब पढ़ रहा था तो मैं उस समय मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से था। 9 में मैंने बायोलॉजी ले लिया था, साइंस बोलते हैं जिसको, मैथ और बायोलॉजी वहीं से अलग अलग हो जाता था उस समय जी। तो उसी दौरान मुझे कुछ लोग कहते थे बायोलॉजी से पढ़ोगे डॉक्टर बनोगे,
तो लेकिन उसी दौरान कुछ लोग मेरे क्षेत्र के इलाहाबाद, जो अभी प्रयागराज है, वहाँ तैयारी करने गए थे। वो लोग जब आते थे तो कभी उनसे मुलाकात एक दो बार हुई, तो वो चर्चा करते थे कि IAS और PCS कुछ ऐसी नौकरी होती है जो बड़े अधिकारी होते हैं, जिनके पास बहुत पावर होती है, जो है कि समाज में बदलाव ला सकते हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं। तो ये वहीं से मुझे थोड़ी थोड़ी प्रेरणा आनी शुरू हुई कि मुझे भी वही बनना है। ज़्यादा कुछ पता नहीं था, कि बस ध्यान आया कि मुझे वही बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मैं मेडिकल की तैयारी नहीं करूँगा। तो ये प्रेरणा वहीं से आई, दिमाग में बस वहीं से चलने लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है उसके विषय में। और वो ये पता चला ग्रेजुएट होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ही परीक्षा दे सकते हैं। तो मैं जब BSc पार्ट 1 में गया, तो मैं घर से मतलब गांव के क्षेत्र से बाहर निकल कर जौनपुर सिटी में मैंने एडमिशन लिया था। तो वहीं से मुझे जो है कि जो कंपटीशन सेंटर की कुछ दुकानें, एक दो दुकानें उसमें जौनपुर सिटी में हुआ करती थी, जहां पर मैगजीन वगैरह रहती थी। तो मैं ऐसे ही दुकान पे पलटता था स्कूल आते जाते समय, तो देखता था कभी उसमें सफल लोगों के इंटरव्यू छपते थे जो PCS या IAS में सफल होते थे। तो उन्हीं के इंटरव्यू पढ़ के मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत वहीं से शुरू कर दी थी। एक और वाकया है कि जब आप देखते थे कि हाई स्कूल में 80%, 75% और इंटरमीडिएट में 85%, 90%, 75%, उस जमाने में बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी यूपी बोर्ड के लिए। मतलब तो क्या मतलब हौसले धाराशाही नहीं होंगे। और मैं इसलिए दर्शकों इस बात को कह रहा हूं कि सर के परसेंटेज जरा सुनिए, आपके सारे बहाने जो है वो मुंह पलट के वापस हो लेंगे। बताइए सर, कितना आपका परसेंट था हाई स्कूल और इंटर में? हाई स्कूल में मेरा 50% मार्क आया था, इंटर में 45.8% था, और विथ ग्रेस के साथ में पास हुआ हूँ इंटर में। विथ ग्रेस अगर आज के बच्चे ना समझते हो तो जरा समझ लीजिए, विथ ग्रेस का मतलब है कि 1-2 नंबर से फेल होने वाले थे ये 12वीं कक्षा, लेकिन अनुकंपा से वो कहीं पास हो गए और आगे बकायदे आज भी आपके मार्कशीट पे विथ ग्रेस लिखा होगा। तो इतना मतलब पुअर बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड के बावजूद इतने बड़े सपने को देखना अपने आप में एक चुनौती भी है और बहुत बड़ी बात है। जी जी, तो मैं वही बताना चाह रहा था जैसे आप पूछ रहे थे। मैं जैसे इंटरव्यू पढ़ता था मैगजीन में, पत्रिकाओं में, जैसे उस समय प्रतियोगिता दर्पण आती थी, क्रॉनिकल आती थी, या चाणक्य पत्रिका थी, तो मैं जब उसमें पढ़ता था तो उसमें जो है कि सफल लोगों के इंटरव्यू छपे रहते थे, उनके मार्क्स देखता था, किसी के 90%, किसी के 85%, 75%। तो एक बार हौसला दिखने लगता था कि शायद इसमें जो है इतने हाई परसेंटेज वाले ही सिलेक्ट होते हैं, उन्हीं लोगों को लिया जाता है। लेकिन बाद में उसी में मुझे किसी का इंटरव्यू छपा मिला जो कि हाई स्कूल में सेकेंड डिवीजन, इसी 45-46% ही था, इंटर में भी इसी तरह से था। और कई लोगों ने बताया कि वो हाई स्कूल या इंटर में कभी फेल भी हुए हैं, ऐसे लोग सफल हुए हैं। और अपने एरिया के 1-8 लोगों का सफलता का इस तरह से इंटरव्यू उसमें पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, कोई भी हो सकता है, बस मेहनत करे तो कोई भी निकाल सकता है। इसमें परसेंटेज कोई मायने नहीं रखता है, एकेडमिक परसेंटेज कोई मायने नहीं रख सकता है। आपने अगर तैयारी बढ़िया की, आपका उस कंपटीशन में कितना नंबर आया है, क्या परफॉर्मेंस आपका रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन केवल क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसमें आपका ये डिवीज़न नहीं देखा जाता कि आप 3rd डिवीज़न है या 2nd है या 1st डिवीज़न है। तो वहाँ से फिर मुझे प्रेरणा मिली और मुझे लगा कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है और इन सब चीज़ों को नहीं सोचना है कि हमारा परसेंटेज क्या है। सर एक सवाल और होता है, थोड़ा सा भावनात्मक सवाल है कि जब आप तैयारी जब पूरी तरह से मन बना लिए थे कि IAS PCS समझ भी गए थे कि क्या होता है, कितनी पावर आती है, उस समय जब फावड़ा चलाना पड़ता होगा, गिट्टी ढोनी पड़ती होगी, फिर वही बालू, गारा, माटी, सीमेंट के बीच रहना पड़ता होगा, तो मन में कहीं ना कहीं ये होता होगा कि यार आज भले ऐसा दिन है, कल बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। और वो क्या आपको ताकत देता था, वो कम से कम वो कल्पना ही रहती होगी। फिजिकली तो आप वहाँ पे पूरी तरह से एक मजदूर के तौर पे होंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक साइकिल चल रहा होगा कि यार चलो आज ये भगवान दिन ऐसा दिखा रहे हैं, कल मैं बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। निश्चित रूप से हमेशा मन में रहा कि ये दिन ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, जो हमारी परिस्थितियाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगी। मुझे ये हमेशा लगता था कि मैं आज नहीं कल जरूर सफल बनूंगा और अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा।
और इस परिस्थितियों से मैं अपने परिवार को निश्चित रूप से आगे निकाल कर ले जाऊंगा, ये हमेशा लगता रहा। ये एनर्जी देता था, ये बूस्टअप करता था आपको। बिल्कुल। और इसमें जो है कि मेरा परिवार मुझे हमेशा जो है कि मेरी जो माता जी तो पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो पढ़ाई के लिए महत्व बहुत ज्यादा समझती थी पढ़ाई का। वो IAS PCS से नहीं जानती थी। जी जी। लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे जो वो चले गए बाहर कमाने के लिए, पंजाब, जैसा मैं बताया, बाद में बम्बई भी गए, उन्होंने बम्बई मजदूरी की, पंजाब में की, तो वो मुझे चिट्ठी लिखा करते थे। उस चिट्ठी में उन्होंने जरूर पढ़ाई का कुछ न कुछ जिक्र करते थे कि श्यामदेव, आप कुछ भी हो जाए आपको पढ़ना है, आपको टॉप करना है या ये करना है, आपको बहुत आगे तक जाना है, आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, आपको पैसे के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी तरह से करके आपको पढ़ाना है। तो मैं तो मजदूरी मान लो कभी कभार करता था, हमेशा लगातार तो करता नहीं था, पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई ड्रॉप हो जाती। तो सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे भैया का ही था, जो मेरे बड़े भाई थे। मतलब ये श्यामदेव बिष्ट की बहुत बड़ी सफलता थी कि BSc प्रीवियस तक लेबर का काम और उसके बाद अपनी छोटी सी गुमटी जिसमें चाय बिक रही है। हाँ। बताइए, ये उस समय सफलता मानी जा रही होगी आपके परिवार में। जी जी। एक भाई सब्जी पर ठेले लगाते थे, एक भाई जो है कि इस पर बैठते थे। मैं जब BSc कर रहा था, छुट्टी में आता था, छुट्टी में क्या, जौनपुर में ही था, तो मैं हर शनिवार को चला आता था। जी। और मैं सोमवार को सुबह जाता था, तो मैं दुकान पर ही काम करता था या अपने खेतों में करता था। वहीं से दूसरे के घरों में काम या खेतों में काम करना है बंद हुआ, तब पूरे परिवार का बंद हुआ, क्योंकि अपने घर पे खुद ही काम हो गया। उस पर काम रहने लगा, दुकान चल पड़ी चाय पान से, फिर धीरे धीरे और उसमें चीजें बढ़ी। और मैं प्रयागराज जब गया तो मैं 4-5 बोरे में भर के किताबें ही ले गया था, और वहाँ जाके कमरा जैसे ही सेट हुआ, शाम से मैंने अपना लगा, कुछ ही दिन से पढ़ाई शुरू हो, डे वन से पढ़ाई शुरू कर दी। मुझे भटकना नहीं पड़ा, सोचना नहीं पड़ा कि क्या सब्जेक्ट रखना है, क्या किताबें पढ़नी है। अच्छा, मैं पहले से ही तैयारी कर ली। सर ये बताइए, क्या मतलब घर वालों को मतलब लगता था कि किस चीज की तैयारी के लिए बाबू गए हैं? माँ को समझ में आता था? भाई जो भी 200-400 रुपये ही उस समय, क्योंकि आप तो मजदूरी करते नहीं थे उस समय जब आप तैयारी शुरू किए थे, तो क्या उम्मीद लगती थी कि मतलब बनेगा नहीं बनेगा? 4 गाँव वाले भी सोचते हैं कि अरे गए हैं बनने के लिए, तो उसके बारे में जरा बताइए। ठीक है, जब मैं इलाहाबाद गया उस समय, इलाहाबाद अभी प्रयागराज, तो मुझे 800 रुपये, मुझे याद है 700 से 800 रुपये महीने किसी तरह से मिल जाते थे, क्योंकि उसी में 400-500 रुपये का कमरे का किराया देना है, 300-400 रुपये में करना है। फिर बीच में चले भी आते थे पर जैसे 20 दिन 15 दिन पे आते थे, तो 8-10 दिन घर पे काम करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, दुकान पर खेत में सारे काम कराते थे। तैयारी करते हुए भी जब छुट्टी पे आते थे तब भी मैं घर ही रहता था, 8-10 दिन तैयारी, हालांकि किताब लेकर आता था, मैं घर भी पढ़ता था, लेकिन जो है कि लेके जाता भी था, कुछ इकट्ठा करके तब जाता था। तो वो जो मेरे भैया को तो पता था कि सिविल सर्विस से, जो धीरे धीरे बातचीत से नॉलेज में उनको आ गया था कि जो ये SDM होते हैं या SP होते हैं, SP होते हैं, DM होते हैं, ये सब वही तैयारी है। माँ को तो उतना नहीं पता था, उनको पता था कि अफसर कोई बनने गए हैं, ऑफिसर बनेंगे। तो भरोसा तो सबको था, माँ का भरोसा कभी कभी बीच में डगमगा जाता था, परिस्थितियाँ देख के परिवार की, कि नहीं हुआ तो क्या हुआ, उम्र बढ़ती जा रही है, पता नहीं, जैसे एक माँ को होता है ना कि उम्र बढ़ जाएगी तो शादी कहाँ होगी, लड़की उतनी उम्र की अपने समाज में कहाँ मिलेगी। क्योंकि मैं जिस समाज में हूँ उसमें शिक्षा का स्तर बहुत निम्न भी है, आप जानते होंगे। मछुआरा समाज से है, मैं मछुआरा समाज से हूँ, निषाद समाज, हम लोग उधर बिंद लिखते हैं। तो उसमें जो है कि ये था कि लड़की कहाँ मिलेगी उतनी उम्र की, लेकिन भैया को मेरे हमेशा भरोसा था कि निकल जाएगा, क्योंकि उसका कारण भी था। मैं पहले ही साल गया, 2001 में मैंने BSc कंप्लीट की और मैं MA में एडमिशन ले लिया। MA में मैंने प्राइवेट एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे तैयारी इलाहाबाद करनी थी। MA में जौनपुर में प्राइवेट एडमिशन लिया। 2003 का मैंने पहला जो है कि IAS प्री दिया, और IAS प्री में क्वालिफाई कर गया। पहली बार में मैं IAS प्री क्वालिफाई कर गया। तो उसमें मेंस में एक इंग्लिश का पेपर होता था, क्वालिफाइंग रहता था, वो भी मैं क्वालिफाई किया। मेंस की काफ़ी चेक हुई थी, लेकिन फाइनली मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद 2004 का भी मैं IAS प्री क्वालिफाई किया था, लेकिन इंग्लिश का पेपर जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि प्राइमरी में पढ़े थे, बैकग्राउंड ऐसा था कि इंग्लिश से बहुत मतलब वो नहीं था। BSc में इंग्लिश से वास्ता हुआ था BSc के दौरान, लेकिन फिर भी इंग्लिश उस लेवल की नहीं हो पाती थी, एक ग्रामीण और प्राइमरी में पढ़े हुए जो है बच्चों की। तो बतौर मेंस आप लिख सकें इंग्लिश में अपनी बातों पहली बार, लेकिन मैं क्वालिफाई कर गया था, इसलिए कि मैं BSc करके तत्काल गया था, तो इंग्लिश का थोड़ा सा फ्लो बना हुआ था।
बाद में इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर मैं TCS की तरफ जो है कि घूम गया कि मुझे पहले नौकरी लेनी, फिर मैं देखूंगा। फिर मेरा लोअर PCS में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन उसमें भी 4-5 नंबरों से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैं 2004 का जो बैकलॉग होता है PCS का, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा, उसमें भी फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसी दौरान 2005 में फिर मेरा TCS का प्री ही नहीं हुआ। अच्छा। 2005 में, हालांकि मेरा हौसला बना रहा, मैं कभी डिगा नहीं, चूंकि पहले इंटरव्यू तक पहुंच चुका था। कुछ परिस्थितियों की वजह से नहीं हुआ, कहीं न कहीं लापरवाही भी बीच में होती रही होगी, घर पर ज्यादा समय दे देता था तो तैयारी बीच में थोड़ी सी डिस्टर्ब होती थी। फिर फाइनली जो 2006 का PCS था, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और फाइनली मेरा सिलेक्शन उसमें हुआ। मैं सहायक लेखाधिकारी के पद पर सिलेक्ट हुआ, जिसका रिजल्ट 2009 में आया था। क्योंकि उसमें हाई कोर्ट में भी कई मामलों को लेकर, स्केलिंग आरक्षण को लेकर कई बार रिट होती थी, लेकिन 2009 में उसका फाइनल रिजल्ट आया था और मैं उसमें सिलेक्ट हुआ था। 2009 में सहायक लेखाधिकारी के पद पर, और वो फिर खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पूरा परिवार खुश था। और अब जो लोग पहले समय लग रहा था, 3-4 साल 5 साल लग चुके थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, जो लोग कहते थे सिलेक्शन नहीं होगा, कई लोग तो यहाँ तक कहते थे कि बिना पैसा दिए सिलेक्शन नहीं होता है, बिना घूस दिए नहीं होता है, वो फालतू का अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं बस परिवार को समझाता था कि वहाँ पैसा नहीं लगता है, ये ऐसी परीक्षाएं हैं जहाँ केवल काबिलियत को ही महत्व दिया जाता है। और मैं जानता था कि मैं अपनी सफलता से जवाब दूंगा, और बाद में उनको फिर जवाब मिल गया। कहा भी जाता है कि मतलब सफलता इतनी खामोशी से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और वास्तव में उस समय तो फिर डंका बजा होगा श्यामदेव के नाम का पूरे गांव में। और जब फाइनली जब आप PPS हो गए, यानी कि डिप्टी SP पद पे आए, तो फिर क्या हुआ था वो जरा बताइए। देखिए, पहली सफलता जो होती है ज्यादा बहुत मायने रखती है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, ढोल बाजे के साथ स्वागत हुआ जब मैं घर गया। दूसरी बार जब मुझे सफलता अगले साल ही, जो 2007 का PCS था, उसमें उसका रिजल्ट 2010 में आया था। और फाइनली उसमें मैं जो है कि डिप्टी SP के पद पर सिलेक्ट हुआ। और फिर मैंने वो मैं 8-10 महीने लगभग उस सेवा में था, जो पिछली वाली सेवा बता रहा हूँ। मैं ट्रेनिंग किया 5 महीने, और 3-4 महीने में बहराइच में मेरी पोस्टिंग थी, जिला पंचायत बहराइच में। और उसके बाद ज्वाइनिंग आ गई PPS की, और मैं पुलिस अकेडमी मुरादाबाद चला गया और इसको ज्वाइन कर लिया। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, वो बूढ़ी माँ जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, एक 20-22 साल की उम्र में ही मतलब सारी चीज देख लेना, विधवा हो जाना, अपने बच्चों के आंखों के सामने। और कहा भी जाता है छोटा बेटा जो होता है माँ को बड़ा ज्यादा अजीज होता है, उसको काम करते देखना, रोज दिहाड़ी मजदूरी के लिए भेजना उसको, और जो थोड़े से पैसे ले आता है उसमें घर चलाना। उस पल को जरा याद करिए कि जब आपको पहली बार वर्दी में देखी होगी, तो क्या उनको महसूस हुआ होगा? क्या कुछ बयां कर पाई, या सिर्फ आंखें ही बोलती रह गई, जवान एकदम चुप हो गए? देखिए, जो मेरी माता जी हैं, जब मैंने पहली बार मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं प्रयागराज में ही था उस समय, वहीं से मैंने कॉल किया 2009 में, तो उनको तो एक बार भरोसा ही नहीं हुआ कि नौकरी मिल गई। लगा कि बिना पैसे, बिना ऐसे कैसे नौकरी मिल गई। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक से देख लीजिए, हो गया है ना, फाइनल हो गया है ना। तो मैंने कहा माँ एकदम फाइनल हो गया है। तो फिर, और वर्दी की जहाँ तक बात है, तो वर्दी तो बहुत बाद में पहन के घर पे आया, क्योंकि जब फील्ड में पोस्टिंग हुई तब मैं एक बार घर पहन के गया था वर्दी। नॉर्मली छुट्टी में वर्दी पहन के घर कोई जाता नहीं है, तो मैं एक बार उधर से लौट रहा था तो माँ से वर्दी में मिलने गया था। तो फिर जब इतनी बड़ी सफलता मिली, इतनी बड़ी नौकरी, तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उनके पूरे परिवार के भी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक पल में लगा हो कि जितने भी दर्द इस वक्त ने दिए, उस माहौल में सब दूर हो गए, सब खत्म हो गए। निश्चित रूप से लगता है कि सिर्फ मेहनत से ही नौकरी, सिर्फ मेहनत करने से ही नौकरी मिल गई। इतने दिन तैयारी करने से, 4-5 साल तैयारी करने से ही इतनी बड़ी नौकरी मिल गई। और कोई न कहीं कोचिंग करना पड़ा, न कहीं बहुत खर्च करना पड़ा। 800, 900, 1000 रुपए महीने में उस दौर में रह के, तो बड़ी सफलता थी ये।
निश्चित रूप से दर्शकों, मैंने पहले ही कहा था कि जिंदगी श्यामदेव बिंद से तो हो सकता था ताउम्र लेबरई कराती, मजदूरी कराती, लेकिन इन्होंने किस्मत लिखी है अपने कर्म से, और आज वास्तव में जिस भी मुकाम पर ये पहुंचे हैं, ये पहुंचना कोई बहुत मतलब आसान का काम, आसान मादा नहीं होता है, क्योंकि उन परिस्थितियों में, मैंने पहले भी कहा कि उन परिस्थितियों में सपने देखना ही अपने आप में बड़ी बात होती है, उनको पूरा करने की तो बात अभी नेक्स्ट लेवल पे आती है। अंत में सर, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, बाहर से मोटिवेशन लेने की उन लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। महंगी फीस IAS की तैयारी के लिए अब तो इस समय लाखों में आती है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सारा वृत्तांत, सारी चीज़ें दर्शक हमारे देख चुके हैं कि किस तरह से संघर्ष का परिणाम ऐसा भी हो सकता है, तो क्या कहना चाहेंगे यंग जनरेशन को? ये तो निश्चित रूप से पढ़ाई बहुत महंगी है, कोचिंग भी चल रही है, कंपटीशन कठिन होता जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँ कंपटीशन हर दौर में होता है। इस समय सिलेबस भी चेंज हुए हैं, CSET लागू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन लेकिन तब भी था, अब भी है, और तब भी लोग सिलेक्ट होते थे बिना कोचिंग के, और अब भी लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, जो अपने बल पर पढ़ रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। और अब तो इंटरनेट का ज़माना, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ उस पर भी अवेलेबल है, तो लोग उससे भी मदद ले सकते हैं और बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं। मैं उदाहरण हूँ, और बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज में IAS IPS भी जो है कि बिना कोचिंग के सहारे बने हैं, स्वयं से पढ़ के बने हैं, अभी भी बन रहे हैं। आप हर साल रिजल्ट आता है, आप उठाकर देखेंगे तो कई ऐसे युवा हैं जो बिना कोचिंग के बन रहे हैं। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को बस याद रखना कि भंवर में है भले किश्ती, छिड़ी है जंग रातों से, हमें तो बांधना है ज्वार का ज्वर इन्हीं हाथों से, जहाँ पर सख्त हो मिट्टी वहीं उगना मेरे साथी, समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी, नहीं रुकना मेरे साथी। बहुत सही, बहुत सही। और हमारे इस चैनल के माध्यम से जो युवा है और वास्तव में कहीं ना कहीं आपके उन पुरानी परिस्थितियों में जूझ रहा हो, लेकिन उसको भूख है कुछ बनने की, खासतौर पे IAS से, तो अगर इसको देख के अगर कोई आपसे मिलना चाहे, कुछ बातें करना चाहे या आपसे कोई मदद चाहे, तो उसकी भूख जरूर आप मिटाएंगे, ये एक वादा जरूर करिए। बिल्कुल, देखिए ये भूख ही है जो हमें मंजिल तक पहुंचाती है, भूख बनी रहनी चाहिए। और याद रखें कि रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, रास्ते कभी बंद नहीं होते। और मुझसे कोई जानकारी सिविल सर्विसेज के विषय में या किसी भी इस तरह की चीज़ों के विषय में किसी को चाहिए तो मैं वादा करता हूँ मेरे पास आएंगे, मुझे कॉल करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, जितनी मदद हो सकेगी मैं करूँगा। तो दर्शकों, ये सक्सेस स्टोरी आप देखे भी हैं और सुने भी हैं, और इसको ज़रा अपने जहन में पूरी तरह से उतर जाने दीजिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई मोटिवेशन हो ही नहीं सकता है। दिन भर मजदूरी करना, लगातार छुट्टियों में लगभग कुल मिला के अगर बात की जाए 4 महीने 3 महीने तो लगातार जो है वो काम करना, और फिर जब समय मिल जाए तो उसके बाद मतलब पढ़ाई करना। क्या कुछ और रह गया था, जिंदगी और कुछ कराना चाह रही थी आपसे, ये भी जरा बता दीजिए। आपने और इसके अलावा क्या किया, मजदूरी के अलावा? मजदूरी के अलावा मैंने जैसे बताया कि BSc पार्ट 1 तक मैंने मजदूरी की थी। उसके बाद अपने घर पर एक चाय पान की दुकान थी, उस पर भी मैं बैठता था। मैं प्रयागराज से आता था तो 8-10 दिन हफ्ते भर उस दुकान पे चाय पान की दुकान अपनी चलाता था, भाइयों के साथ सहयोग करता था। और फिर उसके बाद जो है कि उससे पैसे इकट्ठे करके जाते थे, उसी से पढ़ाई लिखाई होती थी। आजकल बड़ा एक फैशन आ गया है, MBA चाय वाला या फलाने चाय वाला, जबकि उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं है। मैंने भी इंटरव्यूज किए हैं, मैंने देखा है, लेकिन आपको तो मजबूरी में करना था, क्योंकि 2 वक्त की रोटी के मोहताज इंसान को वो क्या क्या नहीं करना पड़ता है जो सर ने किया। तो इसे सिर्फ एक इंटरव्यू मत समझिए, इसे पूरा का पूरा एक जिंदगी मान सकते हैं। और कहा भी जाता है कि चंद लम्हों में ही सिमट आया मानो ये जिंदगी का सफर। तो जो इन्होंने तय किया है, जो इनके ऊपर बीती है, वो 10, 15, 20 मिनट के इंटरव्यू में तो ये बातें नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन इतना जरूर जज्बा पैदा किया जा सकता है कि अगर भूख हो तो वास्तव में
खाना मिलेगा। ये वही भूख थी सफलता की जो आज श्याम देवबिन को एक डिप्टी एसपी बनाई है, और आगे चल के कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा तो शहर के कप्तान होंगे। और अंत में हम इनके संघर्ष को सलाम करते हैं और सिर्फ यही कहना चाहते हैं इनके जिंदगी को देखते हुए कि सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, और मैं ढल भी गया तो क्या चमक छोड़ जाऊंगा। न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।